So am I audible to everybody? We will be starting at 7:30 sharp because due to some error from the Zoom side, the second session has ended like before it should have been ended. So and I wanted to share few more things with you because जो लोग attend कर रहे हैं, they should get the proper knowledge at least. That is why we are just organizing a third meet. Just wait for 1-2 minutes more before all other people can join, and then we will be starting with the things. Don't worry. The Okay, so we are starting. So like we were discussing already, ये दो चीजों के बारे में हमने बात किया. This was for fit recommendation by ACSM for individuals with hypertension. इसमें aerobic activity की intensity अलग होती है, ठीक है. They are prescribing 40 to 59% of HRR. I suppose everybody of you must be knowing HRR, heart rate reserve method होता है. इसके बारे में अभी टाइम नहीं है. We will discuss sometime later. सो बट इंटेंसिटी का अलग अलग दोनों का अपना ओपिनियन रहता है. लाइक एसीएसएम की जो गाइडलाइंस है, लेटेस्ट 10th गाइडलाइंस, जो 10th एडिशन की गाइडलाइंस है, दे वर रिलीज्ड इन 2015 एंड दिस एसीसी गाइडलाइंस वर रिलीज्ड इन 2017. सो वो थोड़ा सा मॉडिफाई उन्होंने किया हुआ है अकॉर्डिंगली. सो एसीसी के जो एसीसी एचए की गाइडलाइंस होती है, वो थोड़ा सा हायर इंटेंसिटी पे प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. लाइक आप देखेंगे कि जो सेकंड स्लाइड हमारी है, यहाँ पे इन्होंने बोला 65 to 75. उन्होंने 60 से कम पे स्टार्टिंग बोला, बट इन्होंने स्टार्टिंग ही 65 पे बोला है. तो आपको जो भी रीजनेबल लगता है आप फॉलो कर सकते हैं. नॉर्मली आई एम फॉलोइंग दिस थिंग, बट दिस इज नॉट अ लाइक थंब रूल लाइक सॉर्ट ऑफ थिंग. आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसको कीजिए. फॉलो योर क्लिनिकल विजडम, ठीक है. अगेन द सेम थिंग, आप जिसमें कंफर्टेबल है, जो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, उस पर कीजिए. ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो आप वो कर लीजिए. जैसे कि एसीसी थिंग आर सेइंग, इसकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट आपको रिजल्ट अवेलेबल होगा. यू कैन आइदर डू विद द एरोबिक थिंग ओनली और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक एंड रेजिस्टेंस थिंग, ठीक है. सो इनके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, एरोबिक पे 5 to 8 mmHg का हाइपरटेंशन पर पेशेंट में रिडक्शन ऑफ बीपी होगा. सिमिलरली विद डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस देयर विल बी रिडक्शन ऑफ 4 mmHg and with isometric resistance exercises there will be difference of 5 mmHg in hypertensive patients. Okay, so now again coming back to the special considerations. जैसा कि हमने पहले बोला, जो हाई रिस्क पेशेंट है उसमें आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट का पहले एक्सरसाइज टेस्ट करना है कि नहीं करना. नाउ कमिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बीटा ब्लॉकर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ड्रग्स होते हैं पेशेंट विद हाइपरटेंशन के अंदर, ठीक है. सो बीटा ब्लॉकर और डाययूरेटिक्स दोनों की वजह से क्या होता है, थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन आप पेशेंट का अल्टर कर जाता है. बीटा ब्लॉकर विल like basically increase the predisposition to hypoglycemia and mask some of the manifestation of hypoglycemia. जैसा हमने पहले बोला था, बीटा ब्लॉकर्स की वजह से जो थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑल्टर हो रहा है, जिस वजह से जो हाइपोग्लाइसीमिया के नॉर्मल मैनिफेस्टेशन होता है उसकी मास्किंग हो जाती है. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड यू हैव टू टीच पेशेंट अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हीट इंटॉलरेंस एंड हाइपोग्लाइसीमिया. बिकॉज जो हाइपोग्लाइसीमिया का मेन फीचर क्या है, वो हार्ट रेट ऑल्टरेशन होता है, टैकीकार्डिया होता है, बट उसको तो मास्क कर दिया बीटा ब्लॉकर ने. सो हीट इंटॉलरेंस के या हाइपोग्लाइसीमिया के अदर जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कंफ्यूजन, डेलीरियम, या पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, आप उन सब चीजों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिए. पेशेंट को भी पहले से टीच कर दीजिए कि जहां पे वो अनकंफर्टेबल है, द पेशेंट शुड टेल यू फर्स्ट. Similarly, beta blocker may reduce submaximal and maximal exercise capacity, primarily in patients with myocardial ischemia. Okay. Now, the peak exercise heart rate achieved during a standardized test should then be used to establish exercise training intensity. And if peak exercise heart rate is not available, RP should be used. यानी अगर हार्ट रेट आपको पीक अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, देन आरपी यूज करते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड, मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में जो यूज करता हूं, आई एम डूइंग अ लाइक रिहैबिलिटेशन ऑन हाइपरटेंशन पेशेंट्स या प्रीहैबिलिटेशन, दोनों के अंदर आई यूज हार्ट रेट एज वेल एज आरपी. बिकॉज हार्ट रेट क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, बट आरपी क्या सब्जेक्टिव, वो पेशेंट ओरिएंटेड है. पेशेंट बोलेगा ना कि मुझको डिस्निया फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंगली आई कैन वेरी माई एक्सरसाइज इंटेंसिटी. बिकॉज exercise testing is normally not very like easy thing to do. Centers भी बहुत कम है. Even in Delhi also very few centers are doing a proper exercise testing.
एंड मोर ओवर एसीएसएम की रिकमेंडेशन जो एरोबिक एक्टिविटीज को लेके है, जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है 2020 की, दिस इज यू कैन रिलाई ऑन टॉक टेस्ट, हार्ट रेट, आरपी एंड वॉक स्पीड. दीज आर द 4 पैरामीटर्स जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं फॉर प्रिस्क्राइबिंग एरोबिक एक्टिविटी. आप यू कैन सर्च ऑन नेट. दिस इज आवर लेटेस्ट guideline by ACSM released in 2020 only. This is कि आप अगर पेशेंट का टॉक टेस्ट करा रहे हैं या आरपी स्केल पे रीडिंग ले रहे हैं या हार्ट रेट के अकॉर्डिंगली या इवन स्टेपिंग की जो स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंगली आप एरोबिक एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं पेशेंट की. ओके, सो नो नीड टू वरी. अगर एक्सरसाइज टेस्टिंग नहीं हो रही तो आप बहुत ज्यादा हाई रिस्क पेशेंट को छोड़ दीजिए, पर बाकी पे यू कैन प्रिस्क्राइब इट सेफली. डोंट वरी. जस्ट ऑब्वियसली बेसिक लाइफ सपोर्ट अपने क्लिनिक पे रखिए. आप यू शुड बी ट्रेन्ड इन बेसिक लाइफ सपोर्ट. सिंपल सीपीआर वगैरह सबको आना चाहिए. यू शुड बी सर्टिफाइड इन सीपीआर. दैट इज लाइक अ वेरी बेसिक थिंग जो सबको होना चाहिए. जस्ट गेट अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ वेरी गुड सेंटर, ताकि इन केस गॉड फॉरबिडन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर properly trained to handle that problem. Okay. Moreover, the BP lowering effect of aerobic activities are immediate. This is known as post exercise hypotension. यानी जैसे ही पेशेंट एरोबिक एक्टिविटी खत्म करेगा, इमीडिएटली पेशेंट का बीपी फॉल कर सकता है. बहुत किसी किसी केसेस में बहुत ज्यादा फॉल कर सकता है. सो दैट इज व्हाई पेशेंट शुड बी प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्टेड हाउ टू मॉड्यूलेट इट इफेक्ट. इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को बाद में प्रॉपर कूल डाउन कराना बहुत जरूरी है. स्पेशली बिकॉज उनकी एक्सरसाइज जो कैपेसिटी है, वो जो बेसलाइन एक्सरसाइज कैपेसिटी है, ऐसे पेशेंट्स में बहुत कम होती है. तो इनिशियल डेज में देयर आर वेरी हाई चांसेस कि पेशेंट में कंप्लेंट ऑफ पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोटेंशन. दैट इज व्हाई कूल डाउन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Similarly, antihypertensive medications such as alpha blockers, calcium channel blockers, and vasodilators may lead to sudden excessive reduction in post-exercise BP, and therefore termination of exercise should be gradual and cool down period should be extended and carefully monitored until BP and heart rate return to near resting levels. Okay, so ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. Similarly, a majority of older individuals are likely to have hypertension. जैसे हमने पहले बात की थी इंसिडेंस का, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, incidence of hypertension increase with age. So this is very high likelihood. The majority of people you are going to treat are in a bracket of older individuals. But don't worry, exercise related BP reductions are independent of age. Therefore, यंगर पॉपुलेशन में भी और ओल्डर पॉपुलेशन में भी जो एक्सरसाइज का इफेक्ट आएगा दैट विल बी मोर और लेस सेम. ऐसा नहीं होगा कि यंगर के अंदर ज्यादा रिडक्शन हो रहा है या ओल्डर के अंदर कम हो रहा है, ज्यादा. मोर और लेस सेम होगा. डोंट वरी. ठीक है. बट थोड़ा सा ओल्डर पीपल में कंसिडरेशन आपको लेके चलना पड़ेगा. यू हैव टू कंसीडर द बेस लाइन लेवल एंड अगेन अदर को एग्जिस्टिंग डिजीज को भी कंसिडरेशन में लेके चलना पड़ेगा. ओके. Similarly, if an individual with hypertension has ischemia during exercise, then exercise recommendation for those with CVD with ischemia should be utilized. अगर पेशेंट को ischemia हो रहा है, बीपी, हार्ट रेट सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे, सब कुछ विद इन द रेंजेस चल रहा था, बट पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ischemia, तो आपको अपनी एक्सरसाइज इंटेंसिटी को इमीडिएटली ऑल्टर करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस फॉर ischemic patients. Okay. So these are few studies which are showing the results of exercises in hypertensive patient. First one is by Cardoso et al. In 2010, they have showed aerobic training should be more recommended to reduce blood pressure in hypertensive individuals, while resistance exercise should be prescribed as a complementary strategy. This is again in 2010. As I told you earlier, 2017 की AHA की guidelines totally different है. They said कि आप aerobic भी करा सकते हैं या isolation में dynamic resistance activity भी करा सकते हैं. दोनों से equal effect आएगा. So it's up to you how to decide. Okay. Similarly, another study by Fagard et al. Says dynamic aerobic endurance reduces resting systolic and diastolic blood pressure among the hypertensive group, and even moderate level of exercise lowered blood pressure and reduces body weight, body fat, and waist circumference. Okay. And similarly, a study in Livington et al. In 2002 says reduction of mean SBP by 2 mmHg reduces 7% chances of coronary artery disease. So exercise has a undisputed effect on both hypertension as well as in CVDs. Okay. There are few more studies. I will just provide you some evidence so that you are confident of that thing. Just wait. We have just skipped those slides earlier because we are running short of time. Okay. So these are other studies which are providing evidence for
utilization of exercise in patient with hypertension. Chronic aerobic exercise of adequate intensity, duration and volume that promotes an increased exercise capacity lead to reduction in both resting SBP and diastolic blood pressure of 5 to 7 mmHg and reduction in exercise SBP at submaximal workload in individual with hypertension. So ये स्टडी क्या बोलती है? This was a study in 2004. ये बोलती है कि अगर प्रॉपर एरोबिक एक्टिविटी करी जाती है जो प्रॉपर इंटेंसिटी की, ड्यूरेशन की, वॉल्यूम की है, सो उस केस में क्या होगा, रेस्टिंग एसबीपी और डायस्टोलिक बीपी दोनों फॉल करेंगे, बट एक्सरसाइज के में एसबीपी फॉल करेगा, एक्सरसाइज डायस्टोलिक फॉल नहीं करेगा. ओके. Similarly, another study which was carried out in 2002 and 2007 state that regression of cardiac wall thickness and left ventricular mass in individual with hypertension who participate in regular aerobic exercise training and a lower left ventricular mass in individuals with pre-hypertension and moderate to high physical fitness status have been reported. यानी जो हमने बात करी, LVH is a cardinal sign of hypertension, बट आप एरोबिक एक्टिविटी करते हैं तो LVH का रिग्रेशन हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज LVH इज ऑब्वियसली रिवर्सिबल. सो अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन ऑब्वियसली कार्डियक वॉल की थिकनेस भी कम हो जाएगी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का मास, दोनों चीजें कम हो जाएंगी. ओके. Similarly, they say emphasis should be placed on aerobic activities. However, they can be supplemented with moderate intensity resistance training. Since all these studies are like before 2017, so this is the recommendation they are providing. Again, some support exists that resistance exercises alone can lower BP, although the evidence is inconsistent. Various studies are going on. Although role of resistance training in hypertensive patients have not been established very clearly as has been established in case of aerobic activity. जितना aerobic activities पे research हुआ है उतना अभी resistance पे नहीं हुआ. I will promote you people also do some research in this regarding Indian population, because देखिए this is a very, you can say, shameful for us people कि हम जब कभी भी study करते हैं, कोई भी हम references लेते हैं, all the studies are done on foreign people. Indian people पे study ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है. So collect the data properly, सब चीजों को follow करके I will want if somebody from us do a proper study that will act as a reference. I am doing a small study at my center, but I hope like of all the participants, few will be interested in this, so that in future we can get a proper data for Indian population also. Okay. So now coming back to our original things. Now what are the new avenues? Aerobic activity की बात कर ली हमने, resistance training की हमने बात कर ली, but there are few other avenues which are being nowadays researched. These include deep breathing exercises. Deep breathing exercise either in form of yoga और physiotherapy में हम जो prescribe करते हैं, दोनों को study किया जा रहा है and दोनों के results patients में find out करे जा रहे हैं. So how they work? They work by increasing baroreflex sensitivity. Obviously अगर baroreflex की sensitivity increase होगी तो BP में reduction होगा ही होगा. Moreover, they also lead to increased oxygenation of the brain. Similarly, IMT, inspiratory muscle training, is also like think as to play a role in decreasing the hypertension, because it increases autonomic control over cardiovascular system and attenuates muscle का metaboreflex. Muscle metaboreflex बहुत important thing होती है आपका blood pressure monitoration में. ठीक है. So अगर आप उसको attenuate कर पा रहे हैं through IMT, this is the proposed mechanism still being studied. So you can also work on these things. Similarly, chronic LBA has found to be a like very big factor in hypertensive patient. बहुत सारे patient में ऐसा find out किया गया कि patient को वैसे hypertension की problem कुछ नहीं है, but because of the chronic LBA उसको hypertension हो जा रही है या उसका blood pressure level जो है वो raised है, and who are better than us to treat the LBA. So chronic LBA में क्यों होता है? Because SNS and adrenal glands की overactivity, sympathetic nervous system और adrenal glands की overactivity हो जाती है due to chronic LBA, that will lead to increase in your blood pressure. Similarly, PRT, progressive relaxation techniques like Jacobson and few others are being used. They have shown to decrease the blood pressure. So you can also do some study or practice any of these in your clinical practice. Evidences are available for these things. I am just providing you a basic framework. आप इस पे work upon कर सकते हैं. Okay. Obesity. So obesity is like highly related to hypertension. बहुत बड़ा एक मेजर रोल होता है. How does obesity leads to arterial hypertension? ये हमने ग्राफिकली थोड़ा सा शो करने की कोशिश की है. देखिए तीन चीजें होंगी, एक पेरीवेस्कुलर एडिपोज टिश्यू होगा, एक विस्कुलर होगा और एक पेरीरीनल होगा. पेरीवेस्कुलर एडिपोज टिश्यू क्या होता है? जो ब्लड वेसल्स के अलोंग पे एडिपोज टिश्यू जमा हो जाता है. सिमिलरली विस्लर तो आप जानते हैं सब विस्रा के अंदर जो होगा, एंड पेरीरीनल होता है जो किडनीज के अराउंड पे एडिपोज टिश्यू
डिपोजिशन हो जाता है. सो तीनों चीजों की वजह से आर्टीरियल हाइपरटेंशन होता है. हाउ? आप सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा विसरल फैट, that will lead to free fatty acid release, and this will again lead to increase in the insulin resistance and inflammation of the arteries or blood vessels, you can say. And it will also like decrease the leptin resistance, and all these mechanisms will lead to systemic vasoconstriction. देखिए vasoconstriction होगा तो obviously blood pressure raise होगा. कोई भी आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर ब्लड वेसल का डायमीटर छोटा हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है, तो प्रेशर विल इंक्रीज. वॉल्यूम से इन्वर्सली रिलेशन आ जाता है. सिमिलरली जैसे मैंने पहले बोला, लोकल इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आर्टरी स्टिफ हो जा रही है, बोथ ड्यू टू विस्लर एंड पेरिवेस्कुलर, सो दैट विल आल्सो लीड टू आर्टीरियल हाइपरटेंशन. सिमिलरली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो रही है ड्यू टू विस्लर एडिपोज टिश्यू एज वेल एज द पेरीरेनल एडिपोज टिश्यू, दैट विल अगेन लीड टू आर्टीरियल हाइपरटेंशन. And perirenal adipose tissue in isolation will lead to increase in the renal angiotensin activation system and renal sympathetic nerve activation. This will lead to impaired natriuresis and again leading to arterial hypertension. So obesity has a major role in case of hypertension. Okay, so these are the graph. The first जो ऊपर वाला ग्राफ है that is showing 4-year hypertension risk. As you can see in stable patient, जिसमें weight loss नहीं हो रहा, weight stable है, छोटे एज ग्रुप में. दिस लाइट ब्लू इज 30 to 49 ईयर ऑफ एज एंड दिस डार्क वन इज 50 to 65 ईयर्स ऑफ एज. इसमें दिस इज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. ओके, बट अगर पेशेंट वेट लूज कर रहा है 1.8 सो 3.6 kg का, सो ऑब्वियसली द रिस्क हैज डिक्रीज्ड. एंड अगर 6.8 kg से ज्यादा पेशेंट वेट लूज कर रहा है तो द रिस्क डिक्रीजेस सब्सिक्वेंटली. ओके, दिस सेकंड ग्राफ शो करता है कि अगर पेशेंट का वेट स्टेबल रहता है तो दिस इज द 4 years of developing hypertension in both the age groups, but weight loss किया, but that is not sustained weight loss. अगर unstable weight loss है, so थोड़ा तो कम होगा पहले से रिस्क, but फिर भी रिस्क कैटेगरी में फॉल कर रहा है. बट अगर सस्टेन वेट लॉस, जितना वेट लॉस किया उसको सस्टेन कर लिया पेशेंट ने, तो वेट जो रिस्क है डेवलपिंग ऑफ हाइपरटेंशन का वो काफी कम हो जाता है. सो वेट लॉस करना इज इंपॉर्टेंट, बट सस्टेनिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो पेशेंट को वेट लॉस के लिए हमको प्रमोट करना है, एंड वी हैव टू ऑल्सो प्रमोट कि पेशेंट वेट लॉस को सस्टेन भी करे. नाउ वेरियस रिसर्च हैव सजेस्टेड द एफिकेसी ऑफ वेट लॉस इन रिड्यूसिंग बीपी इन ओवरवेट, हाइपरटेंसिव एंड नॉर्मोटेंसिव इंडिविजुअल्स. दोनों केसेस में अगर पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन है तो भी, एंड अगर पेशेंट नॉर्मोटेंसिव है तो भी, ओवरवेट की वजह से उसको ब्लड प्रेशर हाई होगा ही होगा. एंड वेरियस रिसर्चेस हैव शोन दिस थिंग. बट एक्सरसाइजेस अलोन डजंट शो एनी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन बॉडी वेट और बॉडी फैट, एंड ओनली मिनिमल डिक्रीज इन हिप टू वेस्ट सर्कमफ्रेंस रेशियो. खाली एक्सरसाइजेस से जो स्टडीज शो करती हैं, देयर इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वेट लॉस, बट एक्सरसाइज एंड डाइट मे एक्ट सिनर्जिस्टिकली टू डिक्रीज द बॉडी वेट एंड इंप्रूव एरोबिक कैपेसिटी. सो डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज दोनों को अगर इकट्ठे हम लेके चलते हैं तो दे बोथ विल एक्ट सिनर्जिस्टिकली. ओके, सो उस केस के अंदर वेट लॉस पेशेंट का काफी अच्छा होगा, बट एक्सरसाइजेज आर वेरी हेल्पफुल in maintaining the weight loss. So sustained weight loss के लिए exercises are very helpful. Moreover, evidence also suggests that supervised exercise leads to better adherence and greater weight loss as compared to only instructions. ये तो बट ऑब्वियस अगर हम पेशेंट को सिंपली बोल के छोड़ देते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेस कीजिए, ये डाइट कंट्रोल कीजिए, तो एज कम्पेयर टू दैट ग्रुप जो पेशेंट आपके सुपरविजन में वेट लॉस करेगा या आपके सुपरविजन में एक्सरसाइजेस करेगा, उस केस के अंदर बेटर रिजल्ट्स ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे. ओके, नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस चीज का है? बिहेवियरल चेंजेस का. जो हम डाइट कंट्रोल की बात करते हैं, डाइट कंट्रोल में क्या होता है? डैश कंट्रोल होता है, डैश डाइट होता है, डाइटरी इंटरवेंशंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये इसको बोलते हैं डैश. नॉर्मली देखिए क्या होता है, मैं बहुत बोलता हूँ सिंपली, वी डोंट हैव टू पोक आवर नोज इनटू एनीबॉडी एल्स प्रोफेशन. सो डाइट का जो प्रोफेशन है हमारा नहीं है, डाइटिशियंस पे छोड़ दीजिए. एट माय क्लिनिक आल्सो आई हैव हायर्ड अ डाइटिशियन, वो हफ्ते में 2 बार आती हैं, एंड दे लाइक उनके मॉनिटर में पेशेंट्स की सब डाइट नॉर्मली हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप पेशेंट्स को डाइट फॉलो करनी. इवन इन नॉर्मल केसेस जो पेन्स के पेशेंट आते हैं, जॉइंट पेन या जो भी होता है, उनको भी हम लोग डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. न्यूट्रिशन का रोल को आप अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिए. सिमिलरली हाइपरटेंसिव पेशेंट का जो हम लोग रिहेबिलिटेशन या प्रीहेबिलिटेशन करते हैं, उसमें भी आई एम नॉट इनटू द डाइट थिंग, सो डाइटिशियन के ऊपर हमने पूरा छोड़ा हुआ है. एंड दैट आई ऑल्सो बेसिकली प्रमोट कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, या तो आप अपने खुद से हायर कर लीजिए या फिर रेफर कर दीजिए. सो डाइट या एक्सरसाइजेस कैसे वर्क करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे लीड्स टू रिग्रेशन ऑफ एलबीएच. जैसा हमने पहले बात किया था कि हाई ब्लड प्रेशर और सिस्टमिक वीनस रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से एलबीएच हो जाता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है. बट आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो वापस रिवर्स भी हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
how exercise lower your BP. Similarly, exercises lead to decrease arterial stiffness. अगर elasticity होगी blood vessels के अंदर तो obviously आपकी blood pressure जो होगा fall करेगा, because they are the blood vessels will be then having a greater capacity to contain the blood flow. Similarly, improved endothelial function will also help in reduction of the blood pressure. There is one thing known as flow mediated dilation. देखिए जितना फ्लो किसी चीज में होगा उस वो उतना ज्यादा डायलेट करेगा, ये तो आप भी जानते हैं ना. नॉर्मल कोई भी ब्लड वेसल हुआ है, आप ऐसे इमेजिन करिए आपके घर पे नॉर्मल वाटर पाइप होता है, अगर उसमें पानी का फ्लो अच्छा होता है तो वो डायलेट रहेगा, अदरवाइज वो सिकुड़ जाता है. सेम गोज विद अवर ब्लड वेसल, ठीक है, क्योंकि एंडोथेलियल जो फंक्शन होता है वो पेशेंट के केस में डिक्रीज हो चुका होता है. बट आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, देयर इज एन इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है. सो नाइट्रिक ऑक्साइड की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जा रही है एंड देयर इज अ सप्रेशन ऑफ पोस्टप्रेंडियल लिपिडीमिया. व्हाट इज दिस पोस्टप्रेंडियल लिपिडीमिया? क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया, इमीडिएटली खाने के बाद आपके ब्लड में कितना लिपिड का लेवल बढ़ रहा है, दैट इज नोन एज पोस्टप्रेंडियल लिपिडीमिया. तो इसका सप्रेशन हो जाता है. ये दोनों चीजों की वजह से क्या होगा, एंडोथेलियल फंक्शन जो है वो इंप्रूव करेगा पेशेंट का, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो फॉल करेगा. सिमिलरली, exercises and other behavioral changes will lead to optimization of the sympathetic tone and again optimization of the sodium load also. Okay, so all these will lead to fall in the BP. Now this is the patient education chart normally I am giving to my patients. I am sharing with you people all. You can also make your own basically charts and other materials. Obviously patient have to eat a low salt diet for heart healthy diet, maintain a healthy weight. ठीक है, वेट लॉस करना जरूरी है बट उसको मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सिमिलरली पेशेंट शुड अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल यूज. देयर आर गाइडलाइंस फ्रॉम बोथ एएचए एंड एसीसी आल्सो कि आप कितना सेफली ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर पे उसका फर्क नहीं पड़े. देयर आर गाइडलाइंस अवेलेबल फॉर दिस थिंग आल्सो, आप सर्च कर सकते हैं. एंड यू हैव टू अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल यूज. मैनेज स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर स्ट्रेस रहेगा तो ब्लड प्रेशर विल डेफिनेटली रेज. एंड यू हैव टू quit smoking and abstain from illicit drug use. ठीक है, smoking and drug use definitely will lead to increase in the blood pressure, and exercise is a very important part. So this is a very brief material I give to my patients both on digital platforms and also in a physical form. Okay, so this was all from my side, but before leaving I have missed a slide earlier in the first session due to time constraint, because now we are having 5 more minutes with us, so I will be sharing with you all that slide. Just give me a second. That is very important and you will surely basically just wait. So this is that slide I was talking about. देखिए इसमें क्या था कि हम लोगों ने जब इनिशियली बात की थी कि हाउ टू मेजर द बीपी एंड ऑल दोस थिंग्स, हमने सब चीजें तो कर लिया, बीपी मेजरमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें आगे कैसे फॉलो करना है या आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. वन सेकेंड अगेन, I have to scroll back I suppose, because I am very not very good at the technology part. So is this slide visible to everybody now? I am sharing it again. Just wait. Not able to actually get this thing. Yeah.
Is the screen visible or not? Okay, so let's see in this thing only because I am not able to zoom this thing. I suppose this screen is visible to everybody. अब इसमें हम बात कर रहे हैं जब हमने पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजरमेंट प्रॉपर्ली कर लिया, सब कुछ कर लिया, ओके, तब क्या करना है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं। वन इज दिस नॉर्मल बीपी सिनेरियो। अगर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है दैट इज बिलो 120/80 mmHg, तो उस केस में आप क्या करेंगे। You have to only promote optimal lifestyle habits and reassess the patient in every year. Okay, 120/80 से पेशेंट का बीपी कम आ रहा है, you have taken the BP readings properly according to the guidelines, more than 2 occasions पे आपने ले लिया है। Okay, so अगर 120/80 कम है तो just promote optimal lifestyle habits and reassess the patient in 1 year. अगर पेशेंट फॉल कर रहा है सेकंड कैटेगरी में, elevated BP, यानी BP falls between 120 to 129 and diastolic is still less than 80, इस केस में कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है, ओनली नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी आपको देनी है पेशेंट को, एंड यू हैव टू रीअसेस द पेशेंट एवरी 3 to 6 मंथ की प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा है डिजीज का, यू हैव टू जस्ट चेक दिस थिंग। ओके, नाउ द थर्ड सिनेरियो इज अगर पेशेंट को स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो रहा है, यानी सिस्टोलिक बीपी इज 130 to 139 mmHg और डायस्टोलिक इज बिटवीन 80 to 89 mmHg, उस केस में आप क्या करेंगे, क्लिनिकल ASCVD स्कोर निकालेंगे पेशेंट का, या फिर आप इसको देखिए नॉर्मल आप देखेंगे क्लिनिकल कोई एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज का सिम्टम तो नहीं है, या फिर सीवीडी का रिस्क स्कोर देखेंगे आप, दैट इज वेदर मोर देन 10% और नॉट। ये जो स्कोर होता है आप ऑनलाइन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देयर आर वेरियस कैलकुलेटर्स, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप डालेंगे, एज, लिपिड प्रोफाइल की वैल्यूज डालनी होगी, वो सब चीजें आप करेंगे, उसके बाद में आप आराम से स्कोर निकाल सकते हैं। AHA की साइट आप चेक करना, उस पर मिल जाएगा आपको। अब आपने देखा कि क्लिनिकल कोई उसको एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज नहीं थी, या सीवीडी रिस्क जो था वो 10% से ज्यादा नहीं था, इस केस में भी आपको कोई थेरेपी फार्माकोलॉजिकल स्टार्ट नहीं करनी, ओनली नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, एंड यू हैव टू रीअसेस द पेशेंट एवरी 3 to 6 मंथ। बट अगर उसको कोई क्लिनिकल एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, या उसका सीवीडी रिस्क फैक्टर जो है 10% से ज्यादा है, देन उस केस में आप क्या करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी स्टार्ट करेंगे पेशेंट की इनिशियली, एंड यू हैव टू रीअसेस द पेशेंट इन 1 month अगेन। ओके, एंड बीपी मेडिकेशन भी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 या डायस्टोलिक 90 से ज्यादा आ रहा है, उस केस में भी क्या हो जा रहा है, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के साथ साथ में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट होगी, एंड यू टू रीअसेस द पेशेंट इन 1 month। सो दोनों केसेस में स्टेज 1 हाइपरटेंशन विद क्लिनिकल SCVD या उसका सीवीडी रिस्क फैक्टर 10% से ज्यादा है, या फिर स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, इन दोनों ही केस में नॉन फार्माकोलॉजिकल के साथ में फार्माकोलॉजिकल थेरेपी स्टार्ट करके रीअसेसमेंट करना है, एंड आप देखेंगे वेदर यू हैव मेट द बीपी कॉल और नॉट। अगर हो जाता है तब तो ठीक है, सेम चीज कंटिन्यू करना है, एंड रीअसेस द पेशेंट इन 3 to 6 मंथ। बट अगर बीपी कॉल मेट नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू अगेन असेस द पेशेंट एंड ऑप्टिमाइज द थेरेपी लेवल। ओके, इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, या तो आपको मेडिकल थेरेपी को, या जो भी आपको लेने की जरूरत होगी वो सब चीजें लेनी है। सो आई सपोज दिस स्लाइड इज आल्सो वेरी क्लियर टू यू पीपल। ओके, डोंट वरी, वी विल बी शेयरिंग ऑल दिस थिंग इन आवर यूट्यूब चैनल, एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द यूट्यूब थिंग। ओके, सो now any questions, that will be more than welcome. If you have any questions or any query regarding this thing, you can just ask me over here also, or you can just type in the WhatsApp group, whatever you want. I suppose everything is clear to you। and देखिए मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से बता सकता हूँ, इसमें इतना कोई लंबी चौड़ी मतलब घबराने की या कुछ करने की चीज नहीं है। आई नो दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज हम लोग नॉर्मली क्लिनिकल सेटअप में नहीं करते हैं, बट अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन वर्क इन समबडीज गाइडेंस। ठीक है, इनिशियली थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए, बट इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्टार्ट विद योर ओन ऑल्सो। प्रॉपरली सर्टिफाइड है आप। देखिए BLS के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ CPR ट्रेनिंग हमेशा होनी चाहिए। यू शुड हैव बेसिक इक्विपमेंट्स एट योर हैंड, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर हर क्लिनिक पे जरूर होना चाहिए, बेसिक ऑक्सीजन सपोर्ट होना चाहिए, CPR आपको करना आना ही चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, ये चीजें होनी बहुत जरूरी है, यानी यू शुड बी बेसिकली। देखिए मैं क्या प्रिस्क्राइब करता हूँ, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। आप एक लेवल तक ही हैंडल कर पाएंगे ना, ऑब्वियसली अगर पेशेंट बहुत डिटेरियोरेट कर रहा है तो आप अपने नियर बाय जो भी गुड फिजिशियन है, गुड जो भी है, उनके साथ में लिंक जरूर रखिएगा, ताकि इन केस ऑफ एनी ट्रबल वो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहे। या अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू, जो भी आपके आसपास कार्डियोलॉजिस्ट है, या जो भी पेशेंट को रेफर कर रहा है आपके पास, या जिनका पेशेंट को रेफर नहीं भी गया, पेशेंट खुद से भी आ गया मान लीजिए, बट वो कहीं ना कहीं से तो मेडिकेशन ले ही रहा होगा ना, आप उन डॉक्टर को जरूर लूप में रखिए। एक तो क्या इससे अवेयरनेस बढ़ेगी, उनको रिजल्ट नजर आएगा तो वो आपको बहुत ज्यादा पेशेंट रेफर करेंगे। सेकेंडली अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ही इज देयर
जिससे आप बात कर सकते हैं या जो भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, तो आपको उस केस में भी वो हेल्प मिल सकती है, ठीक है। सो यू हैव टू कीप द अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स इन लूप ऑल्सो, एंड पेशेंट से प्रॉपर इन्फॉर्म कंसेंट जरूर लीजिए। मैं हर पेशेंट से अपने लेता हूँ, नॉर्मल मेरे पास कोई बैक पेन का पेशेंट भी आएगा तो मैं बिना कंसेंट कभी ट्रीटमेंट नहीं करता। पेशेंट को बुरा लगे उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है सर। आज के केस में इतना सारा मेडिकल लीगल लाइबिलिटीज रहती है ना, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो अपना क्लिनिक पे या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जहाँ पे भी, या इवन होम विजिट पे भी एक मेडिकल कंसेंट आप अपनी बना लीजिए, उस पर पेशेंट का साइन जरूर लीजिए विद साइन ऑफ द विटनेस, उसके बाद ही पेशेंट को टच कीजिए, ठीक है। सेम गोज विद द कार्डियोरेस्पिरेटरी थिंग। So I suppose things are clear to most of the people. And in case of any problem, please WhatsApp me, and also please WhatsApp your feedback in the group. That will be very good because we are going to organize such series. These will be free lectures for every student and every clinicians, because I want to share few things I know, because physiotherapy is a very big topic. ठीक है, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग, इतनी सब चीजें हैं, हमें कुछ भी नहीं पता ऑब्वियसली। तो अगर हम आपस में शेयर करेंगे, एंड आई ऑल्सो प्रमोट जितने सीनियर्स हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका जो भी स्पेशलाइजेशन एरिया है उन चीजों के बारे में हम सबसे प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज जब तक हम शेयर नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे से, नॉलेज कैसे इंक्रीज कर पाएंगे ना। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस। हमको किसी को थोड़ा सा कुछ भी आ जाता है और हम लोग उस सब चीजों को आपस में छुपा के रखना चाहते हैं। दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग आई सपोज। सो प्लीज आपको जो भी चीजें पता है, आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है, आपस में एक दूसरे से शेयर करो। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इज अ वेरी बिग बून फॉर ऑल ऑफ अस, जिसमें कि हम लोग चीजों को कर सकते हैं। सो जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा एज अ क्लिनिशियन, एज अ प्रोफेशनल, वट एवर यू से। ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। होप इट इज गुड फॉर यू। Please share your feedback as well as any queries in the group. They will be most welcome. Okay, and I will be answering Hello. each and every. Yeah. Sorry to interrupt, sir. Can I ask you one question? Yeah, sure. Sir, I have listened so many complaints from the patient who are having snoring issues during the night, sleeping time. One second, one second. Just Is there any hold for a second, ma'am. Yeah, speak up. physiotherapy role to help the patients who are having disturbed sleep patterns because of snore? Yeah, there is definitely a physiotherapy role for disturbed sleep pattern also. That is like basic thing is PRTs, progressive relaxation techniques are there. उसके अलावा we have to first find out कि उसका sleep pattern disturb क्यों है. What is the cause for disturbed sleep pattern? Snoring. Snoring, because snoring is another, you can say, respiratory problem is there. So आप उसके snoring को reduce करने के लिए there are various techniques available. आप patient के respiratory pattern को ठीक कर देते हैं, snoring will definitely decrease. I am using various techniques in my patient because being a cardiorespiratory therapist, obviously COPDs या different respiratory patients में sleep pattern is disturbed. So we are using Sir, various. even though, sorry, sir, even though the patient is not having an underlying conditions or a COPD or no respiratory issues, but still people, healthy people also have the issues of snoring. Snoring, definitely they have. What is the cause of snoring, and what are the techniques which we can use to reduce it? So recently, I have heard a patient complaining because of the snoring in between the sleep. Patients are complaining of hiccups. Sudden hiccups. Okay. Sudden hiccups which last only for a few seconds. That's it, and it automatically disappears. What is the reason for this? देखिए, as per my knowledge, snoring is always there when there is a like obstruction in the airflow. ठीक है? Yeah. मतलब that means there, आप अगर बोलेंगे कि लैमिनेंट फ्लो नहीं हो रहा, एयर का लैमिनेंट फ्लो नहीं हो रहा, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा, तभी स्नोरिंग होएगा। ठीक है? सो आपको उसका रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोई एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस है या फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है। अगर एनाटॉमिकल डिस्टर्बेंस है देन ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी से आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, बट अगर फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है देन ऑब्वियसली यू कैन जस्ट क्लियर आउट दैट थिंग। ठीक है? सो दैट विल आई हैव टू असेस द पेशेंट इन दैट केस, बिकॉज ऐसा बोलना जनरलाइज सब पेशेंट पे एक चीज लागू नहीं होगी। ठीक है? दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम केस टू केस, बट डेफिनेटली स्नोरिंग के लिए यू कैन हेल्प। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल ऑलवेज हेल्प। Similarly, there is something known as you can, if you know and if you have practiced in the respiratory thing, basically IMT also, and also the PEEP device. PEEP devices होते हैं जैसे acapella, आप उससे पेशेंट को ट्रेन, that will be good for the patient। आप स्नोरिंग उसकी डेफिनेटली कम होगी उससे।
Okay. Because the physicians, whoever have asked, they have told me, told to go for checking sleep study test to Sleep. know the That's what I'm underlying saying. cause. Yeah. That is what is known as obstructive sleep apnea. Also having, that is what I am saying. I have treating patient with OSA in the respiratory condition. But ठीक है, अगर respiratory underlying नहीं है, then also some patients are having sleep disturbances. उसमें आपको sleep study first of all तो कराना पड़ेगा patient का. Sleep study will give you some preferences, some insights into the thing कि क्यों problem आ रही है, ठीक है? So first like undergo a sleep study and उसके accordingly आप first of all root cause find out कीजिए. देखिए हमारे फिजियोथेरेपी में क्या ना सिम्प्टोमेटिक कुछ भी नहीं होता. ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि फीवर है आपने पैरासिटामोल लिया, सिमिलरली अगर उसको स्नोरिंग हुआ तो मैंने कुछ भी दे दिया. नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रूट कॉज, क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिजियोलॉजिकल है कि एनाटॉमिकल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसको इंटरवेंशन देना होगा. Okay, sir. I say as this sleep studies test, we have to stay in a cabin for one night to record the sleep pattern, the REM sleep, everything. I But suppose at this the pandemic, sleep study can be performed at your home. In Delhi, we are conducting sleep study at the patient's home itself. So you can ask the center. Okay. Okay. This pandemic situation also is not an issue, no, sir? Not a problem. You are doing all the proper आप precautions लीजिए ना, उसके बाद क्या problem है? Okay, sir. Okay. What you said, the Acapella will be beneficial. I'll just try up with this technique. Yeah. I'll just try up with the test technique. And any issues, I'll get back to you. No problem, ma'am. By YouTube. Available all the time. Just WhatsApp me anytime. I will reply within